नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात करेंगे बासमती धान की रुपाई की उन्नत तकनीक और साथ ही बात करेंगे मिट्टी परीक्षण नमूना लेने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बासमती धान की रुपाई की उन्नत तकनीक के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है। सही उन्नत तकनीक, सही विधि से हम अच्छी आय ले सकते हैं, किसान भाइयों को अच्छा फायदा हो सकता है। इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं पंकज दीक्षित, धान विशेषज्ञ, बाड़ी, मध्य प्रदेश से। तो देखते हैं उनसे ये विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं पंकज दीक्षित आपको आज मशीनीकृत धान रुपाई के विषय में जानकारी देना जा रहा हूं। ये जानकारी जो है आप आने वाले समय में पिछले विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि धान में लेबर की उपलब्धता समय से नहीं होती, समय से धान की रुपाई नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ों में लेबर की ज़रूरत होती है। उसका ही एक निदान है कि हम मशीनीकृत धान रुपाई पर जाएं। मशीनीकृत धान रुपाई के लिए हमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये मशीनीकृत धान रुपाई के लिए हमें मैट तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए ये 2x1 की एक ट्रे होती है। इसमें हमें गर्मियों के समय में मिट्टी छान के बारीक करके, ताकि उसमें कंकड़ ना हो, ऐसी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम FYM अच्छी पुरानी गोबर की खाद को भी तैयार कर लेते हैं। 80% उसमें मिट्टी होती है और 20% गोबर की खाद। इन दोनों चीज़ों के मिक्स करके दोनों का तैयार फिर इस तरीके से हम इस ट्रे में भर देते हैं। ट्रे में भरने के बाद हम जब ट्रे कंप्लीट हो जाती है ऐसी ये 2x1 की, इसमें हम बीज को, धान के बीज को अंकुरित करके थोड़ा थोड़ा अंकुरण आ जाए उसके पश्चात इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद इसको ढक देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, ताकि चिड़ियाँ या कोई पक्षी इसको हानि ना पहुंचाए। इसके बाद जब ये 15 से 16 दिन की तैयार हो जाती है, समय समय पर पानी देते, इस तरीके से तैयार हो जाती है। ये मैट जो आपको दिख रही है ये तैयार हो जाती है। इस मैट के तैयार होने के बाद हम 15-16 दिन बाद इसको खेत में रुपाई कर देते हैं। रुपाई के लिए 2 तरह की मशीनें होती हैं। पहली मशीन ये होती है छोटी वाली 4 रो की, वो सेमी ऑटोमेटेड है, और एक फुल ऑटोमेटेड है जो आपके सामने है। ये 6 रो लगाती है, 6 लाइनों में धान की रुपाई करती है। और जो छोटी वाली मशीन होती है वो 4 रो में धान की रुपाई करती है। तो इस तरीके से हम खेत को मचा के अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद 24 घंटे बाद हम उस खेत में धान की रुपाई शुरू करते हैं। धान की रुपाई करने में मुख्य चीज़ों का 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो धान का जो रोपा होता है वो 15-16 दिन का होता है, तो लंबाई में कम होता है। इसलिए धान के जो मचा हुआ खेत है उसमें पानी का जो लेवल है वो 1 से 2 इंच से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा धान का खेत समतल हो, ताकि रुपाई अच्छे तरीके से की जा सके। तो हमारे किसान भाई जैसे तैयार करते हैं धान का खेत, उसके बाद उसमें मचाई करने के बाद उसमें ये 24 घंटे बाद धान की रुपाई में मुख्य रूप से हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप पहले मशीन जब खेत में ले जाते हैं या चलाते हैं, उसके पहले मशीन की एक बार अच्छे से जांच कर लें कि मशीन में ऑयल और तेल, सारी चीज़ों की जांच करने के बाद इसमें जो रोपा है इसमें रखने के भी स्थान बनाए गए हैं, उनको रख लें। साथ में इसके साथ जो ड्राइव करने के लिए आप स्वयं ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ में ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये सिंबल, इसके साथ ये निशान बनाता हुआ चलता है, इसके ही हिसाब से रुपाई होती है। ये इंडिकेशन है, इसके मिडिल में ही आपको मशीन को ऑपरेट करना है। मशीन के बीच में भी सिंबल दिया हुआ है। तो इस बातों का और पानी का और खेत के समतलीकरण का, इन 2 चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है कि आपका खेत पूरी तरह अच्छे तरीके से समतल हो। और फर्टिलाइज़र जो भी किसान देना चाहें, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, पोटास फर्टिलाइज़र, उनका प्रयोग वो मचाई के समय ही कर दें, उसके बाद ना करें। क्योंकि जब आप मशीन से धान लगा रहे हैं तो जो फास्फोरस उर्वरक है वो जड़ के पास ही रहे, तो वो सही जगह पे पहुंच जाता है। और आप फिर उसके बाद इसमें सुडोमोनास का स्प्रे करके, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का 15 से 20 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी रोपाई आप करें। रोपाई में आप ये ध्यान रखें कि आपको पौधे से पौधे की दूरी जो भी आप रखना चाहें, 15 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से आप धान में 15 सेंटीमीटर प्रति पौधे से प्रति पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, ये आप लाइन से लाइन की दूरी चूँकि मशीन में फिक्स होती है, पौधे से पौधे की दूरी में आप संख्या
बढ़ा सकते हैं। और ये मशीन एक स्थान पर 2 पौधों का ही एक जगह रोपाई करती है। इसलिए यदि एक पौधा किसी कारणवश खराब हो जाए या पौधा मिट्टी में गल जाए या ढंग से जड़ न पकड़ पाए तो दूसरा पौधा उस जगह को ले लेता है। इसलिए ये 15 से 16 दिन के होने के कारण इसमें टेलरिंग बहुत होती है। जो नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर्स हैं वो इस रोपी हुई धान में बहुत होते हैं। तो इसका उत्पादन भी साधारण जो हाथ से लगाई हुई धान है वो मशीनीकृत धान, इनमें लगभग 20 से 25% तक का उत्पादन में अंतर देखने को मिला है। हम शुरुआत से ही इसके लिए किसान भाइयों को बता रहे हैं और किसान भाई बहुत अच्छे स्केल में इसको खरीद रहे हैं। ये मशीन की कीमत लगभग 12-13 लाख रुपए के बीच में है, जिसमें 50% सरकार की ओर से सब्सिडी होती है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए में किसान को ये मशीन प्राप्त हो जाती है। 2 घंटे में 1 एकड़ की ये रोपाई करती है। 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका फ्यूल कंजप्शन है। पेट्रोल इसमें 1.5 लीटर प्रति घंटा लगता है। 2 घंटे में 1 एकड़ ये आसानी से लगा देती है। और इस मशीन को जो चलाने के लिए आप साधारण 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जब भी मशीन आप खेत में चला रहे हैं तब पूरी तरह से एक बार चेक कर लें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप मशीन को खेत में सही तरीके से चले, सही तरीके से ऑपरेट हो। इसके लिए आप पानी का वाटर लेवल 1 से 1.5 इंच ही रखें। इसे अतिरिक्त पानी ना रखें खेत में। अगर अतिरिक्त है तो आप खेत का पानी निकाल दें। मचाई के 24 घंटे बाद ही आप मशीन उस खेत में चलाएं, ताकि थोड़ी मिट्टी जो है वो अपनी जो आपने मचाई की है वो अपनी सतह जमा ले इस भली भांति। और मैट में आप देख लें कि 1 से 2 पौधे आपके आसानी से लग रहे हैं। यदि आपको दूरी ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो इस हिसाब से आपके 1 एकड़ में 1,40,000 पौधों की रोपाई हो जाएगी। और आपका जो उत्पादन है जो धान का वो लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन बहुत आसानी से मिल जाएगा। लाइन से आप अगर पौधे रोपाई करते हैं तो आपको खाद, आप ऊपर से नाइट्रोजन खाद का उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो आपको प्रयोग करने में बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा आप धान में किसी भी कीटनाशक का, किसी भी फंजीसाइड का आप उपयोग करते हैं तो वो आपको लाइन से लगे होने के कारण धूप और हवा का एक जैसा प्रभाव उसमें होता है और अच्छी धान ग्रोथ करती है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में भी इसमें कोनो वीडर का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से लगी होती है तो आप मैनुअल कोनो वीडर चला सकते हैं, तो उससे आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए भी सुविधा होती है। तो इन 3-4 बातों का आपको विषय मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो मशीन की धान है इसमें आपको सनलाइट, एयरेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड, इन सारी बातों की बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो आप देखेंगे अभी कुछ समय बाद मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर खेत में मशीन का उपयोग करते हैं तो हम धान के उत्पादन में और वृद्धि कर सकते हैं। और जो आने वाली लेबर की समस्या है हमारे यहाँ हर साल आती है, उसको भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है जिसको हम पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ किसानों को प्रयोग करा रहे हैं। अब बहुत सारे किसान इसको अपनी रूटीन में ले आए हैं और वो करने लगे हैं। अब उन्हें सरल लगने लगा है। शुरुआत में किसानों को बहुत कठिनाई होती थी इसको उपयोग करने में कि साहब मिट्टी कैसे छानेंगे, साहब बीज कैसे डालेंगे, तैयार कैसे करेंगे, फिर इसकी मैट बन जाएगी तो उसको खेत पे कैसे ले जाएंगे, मशीन कौन चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन जब हमने विगत 3-4 वर्षों में इसका प्रयोग किसानों की फील्ड पे किया, किसानों ने इसकी उत्पादन में अंतर देखा कि जो हाथ से लगाई हुई है और मशीन से लगाई हुई है, तो उसमें जो अंतर देखा उसके बाद किसानों को अब इस पे पूर्ण विश्वास होने लगा है और किसान इसकी तरफ आने लगे हैं। तो अब इस मशीन का आप उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस मशीन में आपको शुरुआती 50 से 60 दिन तक किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। शुरुआती 50-60 दिन में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा, कोई बीमारी इस फसल में नहीं आती है, क्योंकि एक तो रोपा भी छोटा होता है, टिलर्स भी, और प्रॉपर तरीके से रो में प्रॉपर तरीके से वो लाइन टू लाइन पौधे लगे हुए होते हैं। अब किसान भाइयों को मैं इस जो आपको मैकेनाइज्ड मशीन दिखाई है उसके बारे में, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये मैट है तैयार की हुई जो आपको सामने दिख रही है। इस मैट को हम यहाँ जो ऑपरेटर हैं इनको लगाने के लिए देते हैं। ये देखिए, आप इधर आइए, ये मैट जो है इस तरीके से इसमें लगा देते हैं निकाल के, और इसके बाद 1 से 2 मैटें एक फ्रेम में आ जाती हैं। इस तरीके की 6 फ्रेम होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगर है,
जो पौधे को एक एक पौधे को निकाल के लगाती है इधर से। तो ये फिंगर जो है और यहाँ आगे एडजस्टर है, जिसके हिसाब से आप पौधे से पौधे की दूरी, फिंगर का मूवमेंट कितना आपको बढ़ाना है कितना घटाना है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट। तो ये फिंगर है, तो ये फिंगर इसीलिए मिट्टी को छानना पड़ता है कि इसमें कंकड़ पत्थर ना आए, उसके कारण अवरुद्ध पैदा हो जाता है। इसलिए मिट्टी की छिनाई बहुत अति आवश्यक है। और उसके बाद ये फिंगर आसानी से पौधों को पकड़ के जड़ सहित सीधा रूप से जाती है। कई बार मैनुअल में लगाने में अंगूठे का प्रयोग करते हैं मजदूर, तो उसके कारण वो तिरछी लग जाती है, तो वो जड़ ऊपर हो जाती है, तो वो नई जगह से जड़ निकलने में टाइम ले लेती है। इसमें क्या है, सीधी आपकी धान सीधी रोपाई होती है, तो ये जल्दी जड़ पकड़ लेती है। बहुत अच्छे टेलर्स होते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में ये ऑपरेट करके हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कैसे ये चलती है, क्या इसकी लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे हम किसान भाई को दिखा। अब आप देखेंगे ये मशीनीकृत धान रोपाई किस तरीके से ये हमारी मशीन रोपाई कर रही है। आप बहुत विशेष रूप से देखें कैसे चला रहे हैं, कैसे लगती है। पौधे से पौधे की बिल्कुल समानांतर दूरी, लाइन से लाइन की समानांतर दूरी, देखिए पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से ये रोपाई कर रही है। एक जगह 2 पौधे लगाती है, देखिए आप। पंद्रह 16 दिन की ये नेट है। 16 दिन में ये खेत में ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है। देखिए आप कितने लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण नमूना लेने की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही तरीके से अगर हमारे खेत तैयार हैं, अगर हमारे खेत स्वस्थ हैं, हमारी मिट्टी स्वस्थ है, तो बेहद ज़रूरी है कि हमारी उपज भी बहुत अच्छी होगी। अच्छी उपज लेने के लिए, लाभ अच्छा लेने के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है और उसकी वैज्ञानिक तकनीक भी है। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रधान कृषि वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से हैं, दे रहे हैं आपको विशेष सलाह मिट्टी परीक्षण नमूना लेने की विधि के बारे में। किसान भाइयों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण, कि अक्सर त्रुटि हो जाती है मिट्टी का नमूना लेने में। और मिट्टी का नमूना लेने में अगर हम लोगों को त्रुटि हो गई तो आपको जो आपके परिणाम आएंगे आपके खेत की जांच के, वो परिणाम भी आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसका सही आकलन नहीं कर पाएंगे, आपको सही रिकमेंडेशंस भी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब मिट्टी का नमूना लें तो मिट्टी का नमूना हमारे खेत का जो हमारा जो खेत है उसका रिप्रेजेंटेटिव नमूना होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो हम मिट्टी का नमूना ले रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही तरीके से लिया गया नमूना है। तो किसान भाइयों देखिए, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है
कि जब आपको अपने खेत के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है और आपको एक प्रकार के खेत का एक नमूना लेना है, एक नमूना मतलब कई जगह से नमूना लेकर के उसका एक आपको मिक्सचर बनाना है जिसको कि एक नमूना कहा जाएगा। अब एक प्रकार का खेत क्या हुआ, अब जैसे आप अपने खेत में जाते हैं, आप देखते हैं कोई ऊपर की तरफ की मिट्टी है, कोई नीचे की तरफ की मिट्टी है, कोई मिट्टी थोड़ा लाल रंग की है, कोई काली मिट्टी है। इसी प्रकार आप लोग अलग अलग किसी जगह मान लीजिए कि आप सोयाबीन व्हीट ले रहे हैं, कोई और मिट्टी है जिसमें कि आप कोई दूसरी फसल ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको एक प्रकार की मिट्टी, जैसे उस मिट्टी का रंग एक होना चाहिए, उस मिट्टी का जो स्लोप है या उसका जो आल्टीट्यूड है या उसकी जो ऊंचाई है वो भी एक तरीके की होनी चाहिए, तथा उसमें जो हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो भी एक ही टाइप का होना चाहिए। तो उस टाइप का पहले तो आप खेत का चुनाव कर लें कि आपका कौन सा खेत है जिससे कि आपको मिट्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव नमूना लेना है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप के खेत हैं तो आपको अलग अलग नमूने लेने होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम लोग को जब ये पता चल गया कि अपना मान लीजिए 1 एकड़ या 2 एकड़ का एक खेत है जो कि एक ही टाइप का है, तो अब हमें वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव मिट्टी का नमूना लेना है। तो रिप्रेजेंटेटिव मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि हमें एकदम किनारे से नमूना नहीं लेना चाहिए। एकदम किनारे से नमूना अगर हम लेंगे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उधर से ही चलते हैं, तो कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पशु चल रहा है, उसने मान लीजिए गोबर कर दिया, तो उसकी वजह से अगर कंटामिनेशन हो गया आपके सैंपल में तो आपके परिणाम दूसरे टाइप के या गलत परिणाम आ जाएंगे। तो अपने को एकदम जो पेरिफेरी है या खेत का एकदम जो किनारा है वहाँ से हम लोगों को नमूना नहीं लेना चाहिए। और दूसरे अपने हम लोगों को सावधानी ये रखनी चाहिए कि मिट्टी का नमूना कभी भी किसी एक लाइन में ना लें। लाइन में लेने से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए गलती से आपने प्लाऊ लाइन पकड़ ली, मतलब जो आपका ट्रैक्टर चलता है अगर आपने वो लाइन पकड़ ली तो फिर वहाँ पे तो हम लोग फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, तो उसी लाइन से अगर आप मान लीजिए मिट्टी का नमूना लेते रह गए तो आपका गलत परिणाम आ जाएगा। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन जो कि असली वस्तु मतलब सही स्थिति नहीं होगी आपके मिट्टी की। तो लाइन में नहीं लेना है, एकदम किनारे से नहीं लेना है। तीसरा चीज़ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ से भी हम मिट्टी का नमूना ले रहे हैं तो हम उस जगह को, उस स्पॉट को अच्छी तरीके से देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ गोबर पड़ा हुआ था जो सूख गया है, तो अच्छी तरीके से हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसा मतलब अलग टाइप की चीज़ ना हुई हो। तो ये 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए मिट्टी का नमूना लेने के लिए। अब हमको ये सोचना है कि मान लीजिए कि अपना 2 एकड़ का खेत है, उससे हम लोगों को मिट्टी का एक नमूना लेना है। तो कैसे लें? हमें जिग जैग फैशन में, जिसको कि हम लोग रैंडम फैशन भी बोलते हैं, मतलब ये है कि उसका कोई एक लाइन नहीं होनी है, अलग अलग जिग जैग फैशन में, जैसे इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको कहीं से भी मिट्टी का नमूना लेना है। कम से कम मान लीजिए कि 8 से 10 जगहों से आपको मिट्टी का नमूना लेना चाहिए और आपके पास एक प्लास्टिक की ट्रे होनी चाहिए। उस प्लास्टिक की ट्रे में आप मिट्टी का नमूना ले करके रखते जाएं, क्योंकि बाद में ये सारे जो मिट्टी के नमूने जो 8-10 जगह से हम ले रहे हैं, इनको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इनको सुखाएंगे। उसके बाद हम इसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजेंगे। और मिट्टी का नमूना जब आप लेते हैं ज़मीन से, उस समय भी आपको किसान भाइयों कम से कम 8 से 10 जगहों से आप मिट्टी लें, और मिट्टी लेने के बाद वो जितने भी हमारे स्लाइस निकले हैं वो सब हम अपने प्लास्टिक की ट्रे में रखेंगे। उनको हम, जो भी हमारा शेड होती है, धूप में आप मत सुखाएं, धूप में सुखाना रिकमेंडेड नहीं है। तो छाँव में आप वो जब सब कलेक्ट कर लें उसको अच्छे से सुखा लें। उसके बाद आपको ये जो हमने 8-10 नमूने लिए हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। बार बार आपको अच्छे तरीके से मिलाना है जिससे कि इसमें कोई अंतर ना रह जाए और एक समानांतर, मतलब एक टाइप की मिट्टी वो बन जाए। तो वो मिलाने के लिए भी टेक्निक्स होती हैं। आप उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, फिर उसको 4 भाग में आप विभाजित कर दीजिए।
फिर आप दो जो डायगोनल हैं उनको निकाल के, और जो इधर वाले जो दो डायगोनल हैं उनको आप फिर जोड़ करके फिर उसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसी तरीके से आप करते जाइए जब तक कि लगभग आपके पास आधा किलो मिट्टी एकत्रित हो जाए। तो ये जब आधा किलो मिट्टी आपके पास एकत्रित हो जाएगी तो इसको आप अच्छी तरीके से बैग कर लें, अच्छी तरीके से, मतलब आप पॉलीथीन में डालें और पॉलीथीन को एक मतलब कपड़े के बैग में अच्छी तरीके से रख लें। और इसमें अपना सारे जो डिटेल्स होते हैं वो आपको किसान भाइयों सॉइल टेस्टिंग लैब में आपको सारे डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें डिटेल्स में ये होता है कि जैसे आपने किस दिन मिट्टी का नमूना कलेक्ट किया तो डेट ऑफ सैम्पलिंग होती है, फिर आपको अपना नाम, आपके खेत का नंबर, खसरा नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी चाहिए। और आजकल किसान भाइयों में एक चीज़ बोलूँगा, आजकल तो अपने मोबाइल से भी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है। मतलब हमारा खेत किस जगह स्थित है, हमारा खेत किस जगह स्थित है, उसके लिए कोई बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं कि आपके जो जियोग्राफिक लोकेशन है आपके खेत की क्या है, तो आप वो भी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उस कागज़ पे लिख दीजिए। आप कौन सी फसल लेते आए हैं अपने खेत में वो लिखिए, और क्या क्या खाद डालते आए हैं अभी तक आप अपने खेत में, आप वो सारी जानकारी लिखें। साथ ही आप ये भी लिखें कि अगले बार आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आप लिख करके इसको अच्छी तरीके से बैग में पॉलीथीन में डाल करके आप इसको अच्छी तरीके से बैग करके टैग लगा करके इसको आप सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच करने के लिए भेजिए। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त होगा, और आपको एक तो आपके पैसे की भी बचत होगी, आपकी फसल में की पैदावार में भी वृद्धि होगी, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके फसल की सेहत भी अच्छी निरंतर बनी रहेगी, आपको आगे भी भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही मेरा आप किसान भाइयों से गुजारिश थी कि आप लोग मिट्टी परीक्षण ज़रूर कराएं और उसके आधार पे ही आप अपना उर्वरक या खाद डालें। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। वेस्ट टू वेल्थ पर प्रधानमंत्री का जोर, किसान को डिफॉल्टर नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, ग्रीष्मकालीन मूंग पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन, सहकारी समिति की सदस्यता लेगा बीज संघ। और चलिए देखते समाचारों को विस्तार से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आदर्श गौशाला ग्वालियर में गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से वेस्ट टू वेल्थ पर जोर रहा है। इस दिशा में यह सीबीजी संयंत्र काफी कारगर सिद्ध होगा। श्री तोमर ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री मोदी का लगातार आग्रह रहा है कि हम वेस्ट टू वेल्थ को लेकर काम करें। श्री तोमर ने कहा कि प्रकृति का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप काम करने से समाज जीवन संतुलित रहता है और प्रकृति भी संतुलित रहती है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा गोवर्धन योजना भी लाई गई है। श्री तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि ग्वालियर में ऋषि महाराज के मार्गदर्शन में लगभग 10,000 गायों की सेवा इस गौशाला में की जा रही है और उनकी पहल पर ही यह सीबीजी संयंत्र लगाया जा रहा है। श्री चौहान ने सागर में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का विधिवत शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रदेश की सभी 4,536 कृषक प्राथमिक सहकारी समितियों में योजना के आवेदन पत्र भरने का कार्य शुरू हो गया। श्री चौहान ने पंचमलाल पटेल समेत कुछ किसानों के कर्ज माफी के फॉर्म भी स्वयं भरे और उन्हें ब्याज माफी के प्रमाण पत्र दिए। कृषक पंचमलाल पटेल की 8,782 रुपए की और जुगरेंद्र चिरार की 40,303 रुपए की ब्याज राशि माफ की गई। ग्राम चपलासा विकासखंड कन्नौद में ग्रीष्मकालीन मूंग पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र देवास के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर ए.के. बड़ाया, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. भार्गव, शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी अंकिता पांडे और कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दिनेश भावसार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ललित कुमावत के साथ साथ लगभग 50 कृषकों ने भागीदारी की। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बड़ाया ने प्रक्षेत्र दिवस के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा नई नई प्रजातियों के प्रचार प्रसार एवं विभिन्न गांवों में नई नई किस्मों के प्रदर्शन,
प्लॉट तथा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन डलवाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कन्नौद विकासखंड के ग्राम चपलासा, पानी गांव एवं खीरी में ग्रीष्मकालीन मूंग की नई किस्म MH 421 दी गई थी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल की विशेष उपस्थिति में मंत्रालय में हुई राज्य बीज उत्पादक और विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। संचालक मंडल ने 16 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता देने को मंजूरी दी। साथ ही राज्य बीज संघ के निर्मित गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट में सुरक्षा के लिए वायर फेंसिंग कराए जाने का भी निर्णय लिया गया। MD बीज संघ AK सिंह ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बीज संघ द्वारा देश और प्रदेश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से खरीफ वर्ष 2022 में 455 क्विंटल से अधिक और रबी वर्ष 2022-23 के लिए 898 क्विंटल प्रजनक बीज के उठाव और वितरण की प्रगति दर्ज की गई। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने जानकारी ली बासमती धान की रोपाई की उन्नत तकनीक के बारे में, साथ ही जानकारी मिली मिट्टी परीक्षण नमूना लेने की विधि की। ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इससे आपकी आय भी बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।